हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी ये कहानी एक प्यासी आत्मा के ऊपर है। तो कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि सीमा रोती रही, चिल्लाती रही, मगर वहाँ पर कोई उसकी आवाज़ सुनकर उसे बचाने वाला नहीं था। वो अकेले में बिलक बिलक कर रो रही थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी। लेकिन वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उसकी दर्द भरी आवाज़ को सुनकर उसके पास जाता और उसकी इज्जत को लूटने से बचा लेता। शकील खान उसे बुरी तरह से पीट रहा था और उसकी इज्जत पर हमला कर रहा था। सीमा की ज़ुबान से बार बार एक ही बात निकल रही थी, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन ये बात का कोई असर शकील खान पर हो ही नहीं रहा था। उसके रोने, पिटने और रहम करने के अल्फाज से बेपरवाह होकर वो उसे अपने बाहों की कैद में ले रहा था। आखिरकार सीमा उसकी बाहों में कैद हो गई थी। सीमा ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसकी बाहों से निकल जाए और भाग जाए, मगर शकील खान की ताकत का सामना कर पाना मानो उसके लिए कुछ नामुमकिन सा था। कुछ ही देर के बाद सीमा की रोने पीटने की आवाज़ कम होती गई और हल्की हल्की सिसकियों भरी आवाज़ उसके हलक से निकलने लगी और फिर वो बेहोश हो गई। शकील खान कमरे से बाहर आ गया और बुरी तरह से चिल्लाने लगा, काशिफ, काशिफ किधर है? जी खान साहब, मैं आ गया। जाओ उस लड़की को उसके घर पर छोड़ाओ। काशिफ कमरे में दाखिल हुआ तो उसने सीमा को बिना कपड़ों के ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। काशिफ को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। सीमा बिल्कुल ही बिना कपड़ों के ज़मीन पर पड़ी हुई थी। काशिफ जानता था कि ये रामू बाबा की लड़की थी जिसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। काशिफ का जी चाह रहा था कि अभी शकील खान के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर काशिफ बेचारा ताकत में शकील खान से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। सच तो ये था कि काशिफ शकील खान से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका अंजाम मौत के अलावा और कुछ नहीं होगा। और उसके बाद ये शकील खान जालिम नाम के व्यक्ति उसकी माँ के साथ क्या सलूक करेगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। काशिफ की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी माँ थी, जिसकी वजह से शकील खान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता था। काशिफ ने सीमा के जिस्म पर नज़र डाली और तुरंत उसके जिस्म को चादर से ढक दिया और फिर उसके चेहरे पर पानी डालने लगा ताकि उसे होश आ जाए। मगर काशिफ के लाख कोशिश करने के बावजूद सीमा को होश ही नहीं आया। अचानक उसे कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी तो काशिफ ने तुरंत मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। काशिफ ने देखा शकील खान भारी भारी कदम उठाता हुआ उसी की तरफ आ रहा था और काशिफ को बहुत गुस्से की हालत में देख रहा था। शकील खान का काशिफ को बहुत देर तक गुस्से की हालत में देखता रहना मानो काशिफ की जान मुंह को आ रही थी। फिर उसने काशिफ की तरफ चिल्लाकर कहा, अच्छा तो तुम इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हो काशिफ? शकील खान ने काशिफ के हाथ से वो पानी का जग लेकर कहा। काशिफ ने शकील खान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शकील खान ने फिर चिल्लाकर कहा, काशिफ, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम इसे होश में लाकर इसे घर छोड़ाओ। इसे उठाओ और बेहोशी की हालत में ही रामू के दरवाजे पर फेंक दो। लेकिन खान साहब, ये बहुत भारी है, मुझसे उठेगी नहीं। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? जाओ 2-3 आदमियों को और अपने साथ ले आओ। काशिफ तुरंत सभी को ले आया और उनकी मदद से सीमा को उठाया और उसे उसके दरवाजे पर छोड़ आया। जब सीमा को होश आया
तो इलाके के तमाम लोग इसके इर्द गिर्द जमा थे और उसकी हालत देखकर रो रहे थे और रो रो के शकील खान की मौत की दुआएं मांग रहे थे। मगर ना जाने क्यों लोगों की दुआओं में कोई असर ही नहीं था। फिर खुदा ने शकील खान की उम्र लंबी कर रखी थी। कहते हैं जालिम शख्स की उम्र बहुत लंबी होती है। शकील खान एक बहुत ही जालिम आदमी था। उसने अब तक अपने इलाके की ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था। जब भी उसे इलाके में किसी लड़की की शादी होती तो ये जालिम आदमी सबसे पहले उसे अपने बिस्तर की जीनत बना लेता। और इसी तरह जब भी कोई नई नवेली दुल्हन इलाके में आती तो वो उसे अपने हवस का शिकार ज़रूर बनाता। ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा था। इलाके के सभी लोग उससे डरते थे, इसीलिए शायद कि उसके खिलाफ जाना नहीं चाहता था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि शकील खान के सामने ऊंची आवाज़ में बात करे। जब भी कोई उसके खिलाफ कदम उठाता तो ये जालिम सरेआम उसका कत्ल करवा देता, जिस वजह से लोग उससे बहुत डरे हुए रहते थे और सभी को अपनी अपनी जान प्यारी थी। इसीलिए कोई भी उसके खिलाफ कदम नहीं उठाया करता था। काशिफ, काजिम, काविश और जमील शकील खान के ख़ास आदमी थे, जो उसके एक इशारे पर जान देने और जान लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। काविश, काजिम और जमील शेर ये तीनों शकील खान के साथ ही रहते थे, जबकि काशिफ अपनी माँ के साथ एक अलग मकान में रहता था। उसके सीने में दिल था, कोई पत्थर नहीं था, मगर वो शकील खान के सामने मजबूर था। उसके हुक्म पर चलना उसकी मजबूरी थी। पूरे इलाके में सिर्फ एक खुशनसीब काशिफ ही था जिससे शकील खान को थोड़ी सी चाहत थी, वरना सारे इलाके को वो खूंखार नज़रों से देखता था। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, मगर काशिफ को आज नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में बेगुनाह सीमा का चेहरा घूम रहा था, जिसकी इज्जत को शकील खान ने आज ही रौंद डाला था। इन्हीं सोच में खोया काशिफ चांद की तरफ देखे जा रहा था। आज चांद की 14वीं रात थी और चांद अपने पूरे शबाब पर था। चारों तरफ मीठी मीठी रोशनी फैली हुई थी। अचानक एक आवारा बादल ने आकर उसे अपनी लपेट में ले लिया और फिर कुछ देर बाद चारों ओर अंधेरा छा गया। काशिफ की सोच का सिलसिला भी वहीं टूट गया। वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। अभी उसे नींद आ ही रही थी कि उसके कानों में कुत्तों के रोने की दर्दनाक आवाज़ टकराई। उसने फिर आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। कुत्तों के रोने की आवाज़ें लगातार आ ही रही थी। काशिफ परेशान हो गया था कि आज कुत्ते इतनी बुरी तरह क्यों रो रहे हैं। उसने सोचा कि बाहर जाकर देखना चाहिए। काशिफ ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जो कि उसके पास या उसके साथ में ही थी, चारपाई पे रखी हुई। वो कुल्हाड़ी उठाकर कुछ कदम दरवाजे की तरफ चला ही था कि अचानक उसकी नज़र दीवार पर पड़ गई। दीवार पर उसे 2 हाथ दिखाई दिए, जो कि हिल रहे थे, कभी अंदर की तरफ आ रहे थे और कभी बाहर जा रहे थे। शायद कोई दीवार पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। काशिफ उन हाथों की तरफ देख देख कर हैरान हो रहा था और सोच रहा था कि ये कौन है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अगर उस इलाके का कोई आदमी होता तो दरवाजे के अंदर आता। काशिफ के दिमाग में ना जाने कैसी कैसी सोच जन्म ले रही थी, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये है कौन। वो हाथ अब भी दीवार पर नजर आ रहे थे। काशिफ धीरे धीरे हाथों की तरफ बढ़ा और कुल्हाड़ी का एक भरपूर बार उन हाथों पर कर डाला। कुल्हाड़ी लगते ही दोनों हाथ फौरन गायब हो गए। काशिफ हैरान हो गया कि कुल्हाड़ी लगने के बावजूद हाथ जख्मी नहीं हुए और गायब हो गए। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गया। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मगर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उसके कानों से टकराई। उसने उसी तरफ भागना शुरू किया जिस तरफ से
कुत्तों की आवाज़ें आ रही थी। कुछ ही देर बाद वो कुत्ते के पास पहुंचने में कामयाब हो गया। इलाके के सभी कुत्ते एक जगह जमा होकर ज़मीन की तरफ देखकर रो रहे थे। काशिफ ने भी अपनी नज़रें ज़मीन पर डाली तो उसे एक आदमी सफ़ेद लिबास में भागता हुआ दिखाई दिया। काशिफ ने उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा दी। कुत्ते भी काशिफ के साथ साथ भाग रहे थे। जब उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है तो उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। काशिफ भी भागने में हरगिज़ उससे कम नहीं था। वो निरंतर उस आदमी का पीछा करता रहा। अब काशिफ का और उस आदमी के बीच का फासला कुछ ही कदम का रह गया था। अचानक ही काशिफ को ठोकर लगी और वो औंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरा। उसकी नाक से खून बहने लगा। खून की परवाह किए बगैर वो उठा और फिर से उस आदमी के पीछे दौड़ने लगा, मगर अब वो आदमी काशिफ की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था, जिसको पकड़ना अब नामुमकिन हो गया था। काशिफ भी भागते भागते थक चुका था। उसकी सांसें फूल चुकी थी और प्यास की वजह से उसका हलक सूख चुका था। अब उसमें और भागने की ताकत नहीं बची थी। उसने दिल में सोचा कि अब पीछा करना ठीक नहीं होगा और शायद अब वो उसके हाथ भी नहीं आएगा। मगर काशिफ अपनी नाकामी पर परेशान हो रहा था। वो घर से बहुत दूर निकल गया था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया और अपनी उखड़ी हुई सांसों को सही करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसकी सांसों की रफ्तार बिल्कुल ठीक होने लगी। पानी पीने के मकसद से नदी की तरफ चल दिया और जल्द ही नदी तक पहुंच गया। नदी उसके इलाके के बिल्कुल करीब से गुजरती थी, जिसका पानी सभी लोग इस्तेमाल करते थे। इस नदी के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, जिसके बीच में एक खूबसूरत सा रास्ता बना हुआ था। काशिफ ने अपने हाथ धोए और नाक पर जमा हुआ खून साफ किया। फिर पानी पीकर घर के उस रास्ते की तरफ चल दिया, जो कि पेड़ों के बीच में से होकर गुजरता था। उस आदमी के बारे में सोचता हुआ जा रहा था, जिसे पकड़ने में वो नाकाम रहा था। अचानक उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने एक लम्हा रुककर इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ नज़र नहीं आया। वो अपना वहम समझकर फिर आगे बढ़ पड़ा। अभी वो कुछ कदम दूर ही चला था कि किसी लड़की ने पेड़ से छलांग लगाई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। काशिफ के आगे बढ़ते कदम रुक गए और उस लड़की की तरफ देखने लगा, जो उसके सामने लगातार खड़ी होकर रो रही थी। कौन हो तुम और तुम रो क्यों रही हो? काशिफ ने उस लड़की से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो फिर बोला, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्यों खड़ी हो? काशिफ ने सख्त लहजे में पूछा। तो लड़की ने रोते हुए अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया। बेपनाह खूबसूरत देखकर पलकें झपकाना भूल गया था काशिफ। उसने ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो उस लड़की के हुस्न में डूबा जा रहा था कि अचानक उस लड़की की आवाज़ उसके कानों में टकराई, तो वो अपने होश में आ गया। लड़की दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए बोली, मैं एक गांव की रहने वाली हूँ जो यहाँ से बहुत दूर है। दरअसल हमारे सब घर वालों को कत्ल कर दिया गया है। लड़की फिर रोने लगी। काशिफ ने बड़ी बेकरारी से उससे पूछा, फिर क्या हुआ? वो फिर आंसू साफ करते हुए बोली, बाबूजी, उन्होंने मेरे सब घर वालों को कत्ल कर दिया और मुझे भी कत्ल करने आ रहे थे, मगर उसमें से एक डाकू कहने लगा कि इसे कत्ल मत करो, भला ये कोई कत्ल करने की चीज़ है? कितनी खूबसूरत लड़की है, तो इसे उठा लो और घोड़ों पर इसे बैठा लो। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे घोड़ों पर बैठाया और जंगल की तरफ ले आए। जब डाकू जंगल में पहुँचे तो सामने और डाकू आ गए और डाकुओं ने कहा कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। पहले वाले डाकुओं ने मुझे देने से इनकार कर दिया, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। वो आपस में लड़ने में लगे थे तो मैं मौका पाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और यहाँ आकर इन पेड़ों में छुपकर बैठ गई। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ।
लड़की अपनी कहानी बताकर फिर रोने लगी। काशिफ सोचने लगा कि वाकई इस मासूम के साथ बहुत बुरा हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम खुशबू है। अच्छा खुशबू, अब खामोश हो जाओ और रोना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, अपने घर या फिर किसी रिश्तेदार के पास? मेरे रिश्तेदार सिर्फ मेरे गांव में ही मौजूद है और उन सबको डाकुओं ने मार दिया है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली बेसहारा हूँ। उसकी ये बात सुनकर काशिफ भी कई हद तक के परेशान हो गया था। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। काशिफ फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। जल्दी ही वो सोच के समंदर से बाहर निकल आया और उसने खुशबू से कहा, खुशबू तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने गांव ले चलूँगा। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी कि मुझ जैसी बेसहारा लड़की को तुम जैसा जवान का सहारा मिल जाए, और मैं इसके लिए पूरी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूँ। काशिफ ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। वो दोनों धीरे धीरे चलने लगे। काशिफ को ये परेशानी खाई जा रही थी कि अगर इस लड़की के बारे में शकील खान को मालूम हो गया तो वो जालिम इसकी भी इज्जत से खेलकर इस मासूम की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देगा। वो बेचारी पहले से ही दुखी है, इसके दुखों में एक दुख और जुड़ जाएगा। काशिफ जानता था कि उसे शकील खान ने देख लिया तो देखते ही उसके आंखों में दरिंदगी छा जाएगी। काशिफ जब खुशबू को लेकर घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसकी माँ ही उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। तू कहाँ चला गया था बेटा? ये इतनी रात को कौन सी लड़की ले आया है? काशिफ ने लड़की की दास्तान शुरू से आखिर तक अपनी माँ को बताई। सुनकर उसकी माँ ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा इस मासूम के साथ। इधर आओ बेटा। काशिफ की माँ ने खुशबू को अपने पास आने का इशारा किया। खुशबू रोती हुई उसकी तरफ बढ़ी और काशिफ की माँ को गले लगाकर रोने लगी। काशिफ की माँ खुशबू की सुनहरे बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, चुप हो जा बेटी, जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, चुप हो जा। और उसे समझाने लगी। काशिफ की माँ ने उसे दिलासा दिलाया तो खुशबू उसके गले से जुदा होकर आंसू साफ करने लगी। काफ़ी देर तक वो वहीं रोती रही। फिर जब उन्हें नींद आने लगी तो सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। फिर जब काविश दरवाजे पर आया तो उसकी माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, कैसे आना हुआ? काविश ने कहा, अम्मा, काशिफ को शकील खान ने बुलाया है, 10:30 बज चुके हैं, लेकिन वो अब तक हवेली नहीं पहुंचा। बेटा वो सोया हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा, ये लड़की कौन है? काविश ने काशिफ की माँ के पीछे खड़ी हुई खुशबू को देखकर पूछा। काविश बेटा, ये लड़की हमारी रिश्तेदार है। काशिफ की माँ ने सख्त लहजे में ये बात काविश को कही। काविश निगाहें झुकाकर दरवाजे से वापस पलट गया। काविश की नज़रों में अभी खुशबू का चेहरा घूम ही रहा था। उसने भी ज़िंदगी में ऐसी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी जो आज उसने काशिफ के घर पर देखा था। वो सोच रहा था कि मैं हवेली जाकर शकील खान को इस लड़की के बारे में ज़रूर बताऊंगा तो वो बहुत खुश होगा और मुझे इनाम देगा। जब काविश उनके घर से निकल गया तब खुशबू ने पूछा, ये कौन था अम्मा? बेटी, ये शकील खान का आदमी था, काशिफ को बुलाने के लिए आया था। काशिफ शकील खान के यहाँ काम करता है। रात में देर तक जागने की वजह से काशिफ सोया हुआ है और इसीलिए मैंने उसको जगाना सही नहीं समझा, इसीलिए भी कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। अम्मा, शकील खान है कौन? ये बहुत ख़तरनाक आदमी है, बल्कि इसे दरिंदा कहा जाना ठीक होगा। काशिफ की माँ ने शकील खान के बारे में सब कुछ बता दिया। उधर काविश ने हवेली जाकर शकील खान को काशिफ के घर में हसीन लड़की की मौजूदगी के बारे में बता दिया। ये सुनते ही शकील खान चौंक उठा। काविश ने उसकी खूबसूरती बढ़ा चढ़ाकर बयान की थी। किस गांव की लड़की है? खान साहब, वो यहाँ की आसपास के गांव की लड़की नहीं लगती,
मुझे लगता है कि कहीं दूर की वो लड़की है। सभी लड़कियों को, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आसपास के गांव की। उसकी माँ कह रही थी कि वो उनकी रिश्तेदार है। क्या ये तुम सच कह रहे हो कि काशिफ के घर में हसीन लड़की मौजूद है? हाँ खान साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से उस खूबसूरत लड़की को देख कर आ रहा हूँ। फिर जाओ, काशिफ को अभी लेकर आओ और उस लड़की को भी, और जल्दी ही वापस आना। काविश फुर्ती से निकला और काशिफ के दरवाजे पर जा पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा काशिफ ने खोला। काशिफ, खान साहब ने फ़ौरन बुलाया है, और हाँ, उस लड़की को भी साथ ले चलो जो तुम्हारे पास ठहरी हुई है। कौन सी लड़की? वही लड़की जिसे कुछ देर पहले अपनी आंखों से मैंने तुम्हारे घर में देखा था। जल्दी चलो। काविश ये कहकर वापस पलट गया। काशिफ सोचने लगा, अब कुछ नहीं हो सकता। खुशबू को साथ लेकर शकील खान के पास पहुंचना ज़रूरी है, वरना वो इसे ज़बरदस्ती उठा सकता है। मुझसे दुश्मनी अलग होगी। फिर उसने दिल ही दिल में तय कर लिया कि उस दरिंदे को खुशबू की इज्जत नहीं लूटने देगा। काशिफ हवेली पहुंच गया। उसने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा तो शकील खान गुस्से से बोला, काशिफ, मैंने तुम्हें बुलाने के लिए काविश को 2 बार भेजा। ये तुम्हारे आने का वक्त है? खान साहब, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तुम उस लड़की को नहीं लाए? शकील खान काशिफ की बात काटते हुए पूछा। यह सुनकर काशिफ ने किसी को कमरे में आने का इशारा किया। अगले लम्हे खुशबू जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कमरे में हर तरफ खुशबू मानो बिखर गई थी। पूरा कमरा खुशबू से महक उठा। शकील खान खुद से बेगाना होकर खुशबू के लाजवाब हुस्न में डूब गया। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर जम गई। कुछ देर बाद होश में आते हुए उसने पूछा, कौन है ये लड़की काशिफ? उसकी नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। खान साहब, ये लड़की दूर गांव से आई है और इसका नाम खुशबू है। बहुत मजबूर और दुखी लड़की है। खुशबू के साथ सारी घटना और सारी दास्तान उसने शकील खान को सुना दी। ये तो बहुत बुरा हुआ इस लड़की के साथ। शकील खान ने उसकी कहानी सुनकर कहा, अब तुम यहाँ बिल्कुल फ़िक्र मत करो। तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो। तुम्हें यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ज़रूरत की हर चीज़ तुम्हें मिलेगी। हम गांव में कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे और तुम्हारा घर भी आबाद हो जाएगा। हाँ खुशबू, खान साहब सही कह रहे हैं। उन्होंने गांव की न जाने कितनी यतीम लड़कियों की शादी करवाई है। खान साहब बहुत नेक दिल के आदमी हैं। गांव वाले इनका बहुत ख्याल रखते हैं। गांव वाले भी इनसे बहुत खुश हैं। हर आदमी दामन फैलाकर इनकी ज़िंदगी की दुआएं मांगता है। शकील खान काशिफ की ज़ुबान से अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, काशिफ, अब तुम जाओ और ज़रा ज़मीनों का चक्कर लगा कर आओ। सुबह से ज़मीनों पर कोई नहीं गया है। आखिरी अल्फाज उसने बहुत प्यार से कहे थे। अच्छा खान साहब, मैं अभी जाता हूँ। काशिफ शकील खान की प्यार भरी ज़ुबान सुनकर हैरान हुआ। वो सोचने लगा कि शकील खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नौकरों के साथ कभी सीधे मुंह बात नहीं की। आज क्या ख़ास बात है? काशिफ ने खुशबू को देखकर सोचा कि शकील खान एक स्वार्थी आदमी है। इस मासूम की नज़रों में खुद को नेक इंसान साबित करना चाहता है। दरिंदा कहीं का। मन ही मन वो ये सब बोलने लगा। क्या सोच रहे हो काशिफ? जाओ ज़मीनों का चक्कर लगा कर आओ। वो बगैर कुछ बोले हवेली से निकल गया और ज़मीनों की तरफ चल दिया। इधर शकील खान ने खुशबू से कहा, तुम नहा लो, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब नज़र आ रही है और खाने का टाइम भी हो रहा है। इसके बाद हम खाना खाएंगे। हाँ खान साहब, मेरा भी यही ख्याल है कि पहले नहा लिया जाए। वैसे भी मेरा जिस्म ज़रा सुस्त हो रहा है। खुशबू उठी और नहाने के लिए चली गई। इतनी देर में शकील खान ने काविश से कहकर खाना मंगवा लिया। खुशबू नहाती हुई जुल्फ़ों को लहराने लगी। कमरे में दाखिल हो गई और उसके तन पर एक नया लिबास था।
शकील खान की नज़रें खुशबू के पूरे जिस्म पर घूम रही थी। वो खुशबू को ऐसे देख रहा था जैसे कि कई दिन से भूखा कुत्ता अपने पसंदीदा गोश्त की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है। अच्छा, तो ये बात है, खुशबू ने सोचा। वो अच्छी तरह से जानती थी कि शकील खान कितना नेक आदमी है। काशिफ की माँ ने उसे सब कुछ बता दिया था कि शकील खान कितना दरिंदा और जालिम आदमी है। खुशबू सब कुछ जानने के बावजूद इन बातों को नज़रअंदाज कर रही थी। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए पूछा, खान साहब, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? खुशबू, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं आपका मतलब समझी नहीं खान साहब। खुशबू, मेरा मतलब ये है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। बनाने वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। खान साहब, खाना ठंडा हो रहा है, मेरा ख्याल है कि खाना खा लिया जाए। कुछ ही देर के बाद उन दोनों ने अपना खाना ख़त्म किया। अच्छा खुशबू, अब तुम आराम करो, बल्कि सो जाओ। मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, रात में आकर तुमसे सुकून से बात करूँगा। इतना कहकर शकील खान वहाँ से चला गया। काशिफ पेड़ के साए में बैठा हुआ खुशबू के बारे में सोच रहा था कि उस मासूम के साथ शकील खान ने पता नहीं क्या सुलूक किया होगा। मगर कुछ ही देर के बाद शकील खान काशिफ के पास पहुंच गया। वाह काशिफ वाह, क्या शिकार तलाश करके लाए हो। फिर वो कहने लगा, काशिफ, वो लड़की नहीं, खूबसूरती की बला है, बला। वो लड़की मानो इतनी खूबसूरत है जैसे पहले मैंने उसे या उस जैसी लड़की कभी कहीं नहीं देखी। मैंने पहली बार ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की देखी है। लेकिन तुम्हारी शक्ल पर ये 12 क्यों बज रहे हैं? इतनी खुशी में भी तुम परेशान बैठे हो। हमें तो आज जश्न मनाना चाहिए कि खुशबू जैसी खूबसूरत लड़की देखी है, लेकिन तुम्हारी शक्ल अजीब सी गमगीन हो रही है। फिर वो कहने लगा, खुशबू जैसी खूबसूरत लड़की आज मेरे हाथ में पहली बार लगी है। काशिफ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या परेशानी है? बोलो, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? खान साहब, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे इशारे पर गुजारी है। तुमने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैंने अपनी ज़बान आपके सामने कभी नहीं खोली, मगर आज मैं तुमसे खुशबू की इज़्ज़त की भीख मांगता हूँ। तुम उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। उसकी इज़्ज़त से खेल कर उसे दागदार मत बनाओ। वो पहले से बेसहारा लड़की है। उसके दुखों को और ना बढ़ाओ, वरना वो जीते जी मर जाएगी। काशिफ की बात सुनकर शकील खान आंख बबूला हो गया। अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रहे हो तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। तुम माँ बेटा हमेशा मेरे टुकड़े पर पलते आए हो। क्यों तुम ये बात जानते नहीं? मैं तुम्हें कचरे से उठाकर यहाँ पर लाया था और तुम मेरे सामने ज़ुबान चला रहे हो। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो काशिफ, वरना तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे बाप की ही तरह होगा। काशिफ हैरत भरी नज़रों से शकील खान के मुंह पर देखने लगा और सोच रहा था कि खान साहब ने कैसी बात की है कि तेरा अंजाम भी तेरे बाप की तरह होगा। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके कानों में बार बार शकील खान के अल्फाज गूंज रहे थे। वो गहरी सोच में डूब गया और शकील खान हंसता हुआ उठ गया और अपनी ज़मीनों की तरफ आगे बढ़ गया। काशिफ बहुत देर तक पेड़ के नीचे बैठा रहा। जब उसने देखा कि शाम हो रही है और सूरज डूबने वाला है, तो वो उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। खुशबू का मासूम चेहरा उसकी नज़रों में घूम रहा था। गांव में और भी लड़कियां थीं, मगर काशिफ कभी इतना परेशान नहीं हुआ था जितना कि वो खुशबू के लिए परेशान था। बेटा, आज तुम बहुत देर से आए हो घर पे, क्या बात है? शकील खान से तुमने खुशबू के बारे में बात की थी? हाँ, मैंने बात की थी, मगर शकील खान ने मेरी बात सुनकर गुस्से में मुझसे और भी ज़्यादा उल्टी बात की और उसने सही मुँह जवाब नहीं दिया। लेकिन माँ, मेरी एक बात समझ में ये नहीं आ रही थी, शकील खान ने मुझसे ये बात क्यों कही कि ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना, वरना तेरा अंजाम भी तेरे बाप जैसा ही होगा। क्यों? कहीं ये बात मुझसे शकील खान ने कही? और क्या बात हो सकती है? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं मालूम।
क्या बात है माँ, आप खामोश क्यों हो गई और अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? काशिफ ने देखा उसकी माँ रोने लगी। तुम्हें मेरी कसम है माँ, मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो और मेरे पापा के साथ क्या हुआ था? बेटा, तुमने अपनी कसम देकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुझे बताना नहीं चाहती थी। तू सुन सकता है तो सुन। वो हमारी शादी की पहली रात थी। अभी तुम्हारे बाप ने मेरा घूंघट भी नहीं उठाया था कि ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जैसे ही तेरे बाप ने दरवाज़ा खोला, 4 आदमी कमरे में घुस आए। उन्होंने आते ही तेरे बाप पर डंडों से वार करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो तेरे बाप पर डंडे बरसाते रहे। मैं रोती रही, मगर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसा लगता था जैसे गांव के इंसान मौजूद ही नहीं है। कुछ ही देर के बाद उन्होंने तेरे बाप को मार दिया। मुझसे ये मंजर देखा नहीं गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को शकील खान की आगोश में पाया। मैं उसकी हवस का निशाना बन चुकी थी। मुझे दागदार करके मेरी इज्जत का जनाजा निकाल चुका था। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। कई बार सोचा कि आत्महत्या कर लूं, मगर मुझे हर बार बचा लिया गया। मैंने शकील खान की हवेली से भागने की भी बहुत कोशिश की, मगर वो सारी कोशिशें नाकाम रही। इस तरह काफ़ी वक्त तक मेरी ज़िंदगी से वो हरामज़ादा खेलता रहा। इसके बाद तुम पैदा हुए। तुम्हारे पैदा होते ही शकील खान ने मुझे अलग मकान दे दिया, जिसमें आज हम रह रहे हैं। हमारे खाने पीने का सामान शकील खान की तरफ से ही आता है बेटा। तुम्हारी रगों में शकील खान का ही खून दौड़ रहा है। ये शकील खान तुम्हारा नाजायज़ बाप है। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने हमेशा से ये बात तुमसे छुपा कर रखी। ये आपने अच्छा नहीं किया कि इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया। मैं उस हरामजादे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। आज की रात शकील खान की ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। काशिफ की आंखों में खून उतर चुका था और वो बस इस इंतज़ार में था कि कब उसकी माँ सोए और वो शकील खान को ख़त्म करे। उसने अपने पास कुल्हाड़ी को संभाल कर रख लिया और बस फिर इंतज़ार था। क्या बात है खुशबू, तुम सो नहीं रही हो? नहीं खान साहब, बस ऐसे ही पलंग पर लेटी हुई थी। शकील खान ने काविश से खाना लाने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद उन दोनों के सामने खाना था और वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद शकील खान ने खुशबू से कहा, क्या बात है खुशबू, तुम्हें नींद नहीं आ रही? अब तो 12 बज चुके हैं, कुछ तो परेशानी लग रही है। नींद कहाँ आती है खान साहब, जब शमा के सामने परवाना हो। खुशबू ने मुस्कुराकर शकील खान के गले में बाहें डाल दी। शकील खान हवा में उड़ने लगा। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी समझने लगा। उसे लगा कि ये पहली लड़की है जो मुझसे प्यार करने पर खुद राज़ी हो गई है। कुछ देर बाद शकील खान दुनिया से बेखबर होकर अपनी मस्ती में मस्त हो चुका था। खुशबू के प्यार के नशे में चूर चूर हो चुका था, जो दुनिया से बिल्कुल बेखबर था। उसके कई समय के बाद उसे होश तब आया जब खुशबू के मुंह में उसने 2 नुकीले दांतों को बाहर निकलते हुए देखा और वो दांत वो शकील खान की गर्दन में गाड़ना शुरू हो चुके थे। खुशबू, ये मेरी गर्दन है, ये क्या चुभ रहा है? खुशबू की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। खुशबू, मेरी गर्दन में दर्द बढ़ता जा रहा है। शकील खान ने खुशबू को पीछे ढकेलना चाहा, मगर खुशबू की गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत थी। शकील खान ने आंखें खोल दी। खुशबू ने मुंह ज़रा पीछे किया तो शकील खान की चीख निकल गई। खुशबू का खूबसूरत चेहरा अब बहुत ज़्यादा डरावना हो चुका था। उसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें से 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी जहरीली मकड़ी रेंग रही थी और 3-4 गंदे कीड़े दूसरे गाल पर रेंग रहे थे। इन सब के बावजूद उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं नजर आ रही थी। शकील खान के चेहरे पर डर के भाव देखकर मानो उसे खुशी हो रही थी। कुछ देर शकील खान की दशा यूं ही देखती रही, फिर अपने सूखे हुए होठ शकील खान की गर्दन पर रख दिए। उसके दोनों दांत जब उसकी गर्दन में
बेवश हो चुके थे। शकील खान की चीख निकल गई। उसकी गर्दन से गाढ़ा खून बह रहा था जिसे खुशबू मुंह लगाकर पी रही थी। शकील खान ने बहुत हाथ पैर मारे कि किसी तरह उसकी चुंगल से वो आज़ाद हो जाए, मगर वो खुद को हसीना के चुंगल से आज़ाद करवाने में नाकाम रहा। खुशबू बड़े सुकून से उसका खून पीने में व्यस्त रही। कुछ देर बाद जब शकील खान के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसका रंग हल्की सी हल्दी के रंग की तरह हो गया, खुशबू खून पीकर फ्री हुई तो उसने शकील खान के जिस्म को सीधा किया। फिर अपने लंबे तेज नाखूनों से उसका सीना चाक कर दिया और उसके अंदर से उसका दिल निकाल दिया जो अभी तक धड़क रहा था। खुशबू भूखों की तरह दिल पर टूट पड़ी। थोड़ी ही देर में जब वो उसका दिल खाकर फ्री हुई तो शकील खान की लाश को वहीं छोड़ा और कमरे से बाहर निकल आई। उसने अपना रुख उस तरफ कर दिया जिस कमरे में काविश, जमील और काजिम रहते थे या फिर सोए हुए थे। खुशबू ने अब पूरी तरह से एक डायन का रूप धारण कर लिया था। सच तो ये था कि वो एक डायन ही थी। उसके पूरे जिस्म पर बाल निकल आए थे। उसके मुंह से ताज़ा खून टपक रहा था। दोनों दांत उसके चेहरे को खौफनाक बना रहे थे। उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? यह आवाज़ काविश की थी। खुशबू ने जवाब दिया, मैं हूँ खुशबू। इतनी रात गए खुशबू की मीठी आवाज़ ने काविश को मानो अंदर से हिलाकर रख दिया और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। अगले ही पल खुशबू को देखकर उसकी चीख निकल गई। खुशबू ने काविश की दूसरी चीख नहीं निकलने दी और अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए और उसका शरीर का पूरा खून पी लिया। काविश की खौफनाक आवाज़ सुनकर काजिम और जमील शेर जैसे ही उठे और उनकी नज़र खुशबू पर पड़ी, वैसे ही उन दोनों की चीख निकल गई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। खुशबू काविश का खून पीकर जब फ्री हुई तो उसने काविश का सीना भी चाक कर दिया और उसका दिल निकाल कर खा गई। फिर उन दोनों की तरफ बढ़ी जो कि बेहोश पड़े हुए थे और दोनों का खून पी लिया। उसने देर बिल्कुल नहीं लगाई। बड़े सुकून से उसने उन दोनों का खून पिया और उनका दिल निकाल कर खा गई। खुशबू ने उन चारों मुर्दा जिस्मों को उठाया और खेतों में फेंक दिया और आकर बड़े सुकून से कमरे में सो गई। काशिफ सोने के लिए लेटा तो उसने देखा उसकी माँ भी करवट बदल रही थी, यानी कि उसकी माँ को भी नींद नहीं आ रही थी। काशिफ चुपके से उठा और कुल्हाड़ी लेकर शकील खान का कत्ल करने के लिए उसकी हवेली की तरफ चल दिया। फिर कुछ ही देर बाद हवेली में दाखिल हो गया। उसने जाकर उसी कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी जिसमें शकील खान सोया हुआ था, मगर दस्तक देने के बावजूद दरवाज़ा ना खुला और ना ही अंदर से कोई आवाज़ आई। उसने ज़ोर ज़ोर से दस्तक देनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब दरवाज़ा खुला तो खुशबू सामने खड़ी अंगड़ाई ले रही थी, जैसे अभी अभी वो नींद से उठी हो। काशिफ ने खौफनाक आवाज़ में पूछा, कहाँ है शकील? लेकिन खुशबू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था और न ही किसी प्रकार का बदलाव था। वो पहले की तरह खूबसूरत दिखाई दे रही थी। काशिफ खुशबू को एक तरफ हटाते हुए कमरे में घुस गया और उसने कमरे में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, मगर उसे कहीं भी शकील खान नज़र नहीं आया। मैं पूछ रहा हूँ खुशबू, शकील कहाँ है? काशिफ, कुछ देर पहले दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काविश खड़ा हुआ था। वो बहुत घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे हटाते हुए तेज़ी से कमरे में अंदर घुसा और जाकर शकील खान के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही शकील खान को तैश आ गया और पलंग के नीचे से कुल्हाड़ी उठाकर दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। काजिम और जमील भी उसके साथ हैं। मेरा ख्याल है वो खेतों की तरफ गए होंगे। खुशबू ने कहानी बनाकर काशिफ को सुनाई। वो खुशबू को छोड़कर वहीं खेतों की तरफ दौड़ता चला गया। खुशबू काशिफ को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो चुकी थी। काशिफ खेतों में पहुंचकर शकील खान को तलाश करने लगा। वो इधर उधर खेतों में दौड़ रहा था। अचानक उसके दौड़ते हुए कदम
रुक गए, क्योंकि सामने उन चारों की लाश पड़ी हुई थी। काशिफ लाशों को देखकर हैरान हो गया। उन चारों को इतनी बेदर्दी से किसने मारा होगा? लाशों के सीने से दिल भी गायब था और जिस्म में खून का एक कतरा भी मानो बचा हुआ नहीं था। उन चारों की कत्ल की खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव में रहने वाले हर आदमी के चेहरे पर मानो खुशी नजर आ रही थी। इन चारों की मौत गांव वालों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि आज सभी गांव वालों की दुआएं कबूल हो गई थी। गांव वालों ने उन चारों की लाशों के टुकड़े टुकड़े करके चील, कौवे और कुत्तों को खिला दिए। गांव वालों का ये ख्याल था कि उन चारों का कत्ल काशिफ ने किया है, इसीलिए सभी ने एकजुट होकर पुलिस कार्रवाई नहीं होने दी। पुलिस ने मौत की वजह हादसा लिखी और फाइल बंद करके मानो उससे पीछा छुड़ाया। बेचारा काशिफ, उसे खुद ही नहीं पता था कि उन चारों का कत्ल किसने किया है। गांव वालों से मिलकर काशिफ को गांव का सरपंच बना दिया गया। सरपंच बनते ही काशिफ शकील खान की हवेली में रहने लगा। सभी की नज़र में काशिफ शकील खान की ज़मीन जायदाद का एकलौता वारिस था। काशिफ की माँ ने एक दिन कहा, बेटा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरी ज़िंदगी के दिन न जाने कब पूरे हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि अब तू खुशबू से शादी कर ले। उस बेचारी को भी सहारा मिल जाएगा और उसके दुखों में भी कमी हो जाएगी। वैसे भी वो खूबसूरत है। काशिफ ने अपनी माँ की पसंद को कबूल कर लिया और उन दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी कर ली। आज काशिफ और खुशबू की शादी को 10 दिन गुजर चुके थे। आज 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा था। पूरा गांव नींद की वादी में डूब रहा था। सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। हर तरफ अंधेरे का राज था। हाँ, कहीं कहीं चांद की रोशनी से अंधेरा कम हो रहा था। अचानक खुशबू उठी और बाहर की तरफ आ गई। उसने अपना रुख एक घर की तरफ कर लिया और ये घर था बाबा टार्जन का। बाबा टार्जन को ना जाने क्यों आज नींद नहीं आ रही थी। ये टार्जन बड़ा ही पाखंडी आदमी था। अपने घर में अकेला रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। घर में अकेला बैठा हुआ सिगरेट के कश ले रहा था और अपनी जवानी के रंगीन ख्यालों में खोया हुआ था। खुशबू ने आकर टार्जन के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है इतनी रात को? उसकी आवाज़ सुनकर खुशबू ने काशिफ की आवाज़ निकालते हुए कहा, मैं हूँ काशिफ। जैसे ही टार्जन ने दरवाज़ा खोला तो सामने खुशबू डायन की शक्ल में खड़ी हुई थी। टार्जन उसे देखते ही बेहोश हो गया। उसने टार्जन की बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए अपने दोनों नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए और उसका खून पीने लगी। खून पीने के बाद उसने टार्जन का सीना फाड़ दिया और दिल निकालकर खा गई। फिर टार्जन की लाश को गली में फेंक दिया और हवेली में जाकर सो गई। सुबह जब गांव वालों ने टार्जन की लाश को देखा तो वो बुरी तरह से डर गए। कोई कह रहा था इसे जंगली जानवर ने मारा है, तो कोई कह रहा था किसी दुश्मन ने कत्ल किया है। जितने मुंह उतनी बातें। हकीकत कोई नहीं जानता था ये कत्ल किसने किया है। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद लोग टार्जन की मौत को भूल गए, मगर काशिफ हरगिज़ नहीं भूला था। उसकी आंखों के सामने अभी भी मरने वालों के चेहरे घूम रहे थे। एक दिन काशिफ ने खुशबू से कहा, खुशबू, मेरी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही कि कत्ल करने वाला लाश का दिल क्यों निकाल लेता है और लाशों का रंग हल्दी की तरह क्यों हो जाता है। खुशबू, ये बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की है कि मरने वालों की गर्दन पर 2 सुराख होते हैं, जैसे गर्दन में कोई नुकीली चीज़ गाड़ दी गई हो। खुशबू, मुझे तो ये लगता है जैसे गांव में कोई डायन आ गई है जो खून पीकर दिल निकाल कर खा जाती है। खुशबू हाथ जोड़ते हुए बोली, अच्छा बाबा, खुदा के लिए खामोश रहो। मेरे सामने डायन की बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। काफ़ी टाइम हो चुका है, अब सो जाओ। काशिफ इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ सो गया। खुशबू ने देखा कि काशिफ और उसकी माँ गहरी नींद में सो गए हैं, तो वो उठी और बाहर निकल आई। काफ़ी दूर जाकर उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। ये घर किसी पंडित का था। उसके दस्तक देने पर सरला बाहर निकल कर आई। उसका भी वही
हश्र हुआ जो पहले लोगों का हुआ था। फिर अगली सुबह तमाम लोगों के दिल हिल गए, क्योंकि सरला की लाश का दिल भी गायब था। लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। गांव का हर आदमी जिंदगी के अब दिन गिनने लगा था। लोग शाम होते ही दरवाज़ा बंद करके सोने लगते। रात में कोई भी बाहर निकलने को तैयार न था। हर किसी को अपनी मौत नज़र आ रही थी। कुछ लोग गांव छोड़कर ही चले गए थे। जो बाकी बचे थे वो खुशबू के शिकार बन गए। अब गांव में सिर्फ काशिफ और उसकी माँ जिंदा बचे हुए थे। एक दिन काशिफ की माँ ने काशिफ से कहा, बेटा मुझे तो ये खुशबू ही डायन लगती है। जिस दिन से इसने इस गांव में कदम रखा है उसी दिन से कत्ल हो रहे हैं। आज वो दिन आ गया है कि हम दोनों के अलावा गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। पूरा गांव इंसानी वजूद से मानो मिट गया है। काशिफ ने अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और जाकर अपने कमरे में लेट गया। काफ़ी रात गुजर चुकी थी। वो गहरी नींद में डूब चुका था। खुशबू ने देखा कि काशिफ सो चुका है। वो उठी और उस कमरे की तरफ चले गई जहाँ पर उसकी माँ सोई हुई थी। उसने जाते ही काशिफ की माँ पर हमला कर दिया और अपने नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। काशिफ की माँ की चीख सब जगह गूंज उठी। काशिफ की आंख खुल गई। उसने देखा खुशबू बिस्तर पर नहीं है। उसने सोचा ज़रूर कोई गड़बड़ है। काशिफ जल्दी से उठा और माँ के कमरे की तरफ दौड़ लगाया। अचानक काशिफ के बढ़ते कदम रुक गए, क्योंकि उसकी खुशबू उसकी माँ का खून पी रही थी। काशिफ खड़ा होकर देखता रहा और वो खून पीने में मस्त थी। उसे कुछ खबर नहीं थी कि उसे डायन के रूप में कौन देख रहा है। काशिफ ने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये मुझे भी मार डाले। अच्छा यही होगा कि फ़ौरन यहाँ से भाग लिया जाए। और उसने भागना शुरू कर दिया। वह भी कुछ ही दूर गया था कि खुशबू ने उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। वो बुरी तरह डरा हुआ था और डर की हालत में उसने कांपते हुए ये बात खुशबू से कही। खुशबू उसकी तरफ बढ़ती हुई मुस्कुराई। इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। मैंने ही सभी लोगों को मौत की आगोश में सुलाया है। मैंने ही उन सभी लोगों का खून पिया है। मैंने ही उनके दिल खाए हैं। अभी अभी तो मैं तुम्हारी माँ का ताज़ा खून पीकर आई हूँ। तुमने ही शायद देखा भी होगा, लेकिन तुमने उसका दिल खाते हुए मुझे नहीं देखा। काशिफ इसका कोई जवाब देता कि उससे पहले खुशबू ने कहा, अरे वाह, तुम्हारा दिल तो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। इसे खाने में बड़ा मज़ा आएगा। खुशबू ने अपने चेहरे पर छुपकी मकड़ी को ज़रा पीछे ढकेलते हुए कहा। काशिफ खुशबू के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, खुशबू खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। देखो मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? कैसा पति? खुशबू मुस्कुराई। डायन का कोई पति नहीं होता। वो तो अपना काम पूरा करने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी। अगर तुम देखना चाहते हो तो मेरा असली रूप देखो। काशिफ ने खुशबू के चेहरे पर नज़र जमा दी। देखते ही देखते खुशबू ने एक लड़की का रूप धारण कर दिया। काशिफ की ज़ुबान से बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज निकले, तुम तो सीमा हो? हाँ काशिफ, मैं सीमा हूँ। जिस दिन शकील खान ने मेरी इज्जत लूटी थी, मैंने उसी दिन नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। और साथ ही मैंने ये कसम खाई थी कि मैं अपना बदला लूँगी। आज मेरा बदला पूरा हो गया। काशिफ, वो मैं ही थी जो तेरी दीवार पर चढ़ रही थी। मैं तुम्हें अपने पीछे लाना चाहती थी। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुमसे शादी कर ली। सीमा, तुम्हारी इज्जत तो शकील खान ने लूटी थी, मगर गाँव वालों को तुमने किस जुर्म की सज़ा देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया? जिसके बाद सीमा ने कहा, काशिफ, जालिम वो नहीं जो जुल्म करता है, जालिम वो है जो जुल्म सहता है मगर बगावत नहीं करता। यही सोचकर मैंने गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। वो सब बेगैरत बनकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनका मर जाना ही उनके लिए अच्छा था। इसके बाद उसने एक डायन का रूप धारण कर लिया और हंसते हुए काशिफ की तरफ बढ़ने लगी। काशिफ का हाल भी दूसरों से अलग नहीं हुआ। एक हंसता खेलता गांव बर्बाद हो गया। दरो दीवार रो रही थे।
गांव की बर्बादी पर। हर चीज़ गांव में मौजूद थी, मगर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, और वो थी इंसानों की। उस गांव में पहले कभी खूबसूरत परिंदे पेड़ों पर बैठकर चहचहाते थे, आज उनकी जगह गीदों ने ले रखी थी, और सीमा अब हमेशा के लिए डायन बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।